नमस्कार, मैं स्टूडेंट में आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं स्टूडेंट अपने लोग पॉलिटी को पढ़ रहे थे और पॉलिटी में प्रैम्बल पर अपने लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। उद्देशिका पर आपका ये अंतिम वीडियो होगा और इस अंतिम वीडियो के साथ ही आपकी उद्देशिका जो है वो खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। उद्देशिका में काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है ना, क्योंकि बीच में काफ़ी गैप हो गए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, आगे से आपके गैप नहीं हुआ करेंगे। अब कुछ बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, फिर मेरी हेल्थ का इशू हो गया था, इसीलिए आपका इतना टाइम लग गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये उद्देशिका पर आज का अंतिम लेक्चर होगा। जो आपका एक अंतिम हिस्सा बचा है उद्देशिका पर, उस पर चर्चा कर लेते हैं। इशू रिलेटेड टू प्रैम्बल, हिंट डालिए आप लोग। इशू रिलेटेड टू प्रैम्बल। उद्देशिका से संबंधित मुद्दे। ठीक है, उद्देशिका से संबंधित मुद्दे। देखिए, आपको यहाँ पर दो इशू पढ़ने को मिलेंगे जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं और जिसको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है। पहला है क्या प्रस्तावना संविधान का अंग, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। दूसरा मुद्दा आप यहाँ पढ़ेंगे, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। क्या प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। क्या प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। ठीक है ना। अब देखो इन्हीं दो मुद्दों पर चर्चा करनी है। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, क्या प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। ठीक है ना। अब देखो, ये दोनों मुद्दे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे हैं ये दोनों मुद्दे? एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं। आपको पता है हमारे संविधान में आर्टिकल 368 के तहत क्या होता है, संशोधन होता है। ठीक है ना। आर्टिकल 368 के क्या होता है, इस संविधान में संशोधन XYZ तरीके से किया जाता है। ठीक है ना। देखो, अभी क्या संविधान संशोधन की प्रोसेस है उसको नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मैंने वहां पर क्या लिख दिया, XYZ तरीके से किया था इस संविधान में। अब आप एक बात बताइए, अगर इस संविधान का प्रस्तावना अंग होगी, जो भारत का संविधान इस संविधान का प्रस्तावना अंग होगी, अगर प्रस्तावना संविधान का अंग होगी तो प्रस्तावना संशोधनीय भी होगी। भाई जाहिर सी बात है, संविधान का कोई भी हिस्सा अगर संविधान का हिस्सा है तो उसमें संशोधन भी हो सकता है। और अगर ये प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है तो ये संशोधनीय भी नहीं होगी। अगर ये प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है तो ये संशोधनीय भी नहीं होगी। जब संविधान का अंग नहीं होगी तो संशोधनीय भी नहीं होगी, और जब संविधान का अंग होगी तो संशोधनीय भी होगी। यानी कि ये दोनों मुद्दे आपस में इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है। अगर प्रस्तावना संविधान का अंग होगी तो संशोधनीय भी होगी, प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकता है। और अगर प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, जब प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं होगी तो हम उसको संशोधन कैसे कर सकते हैं। संशोधन तो करना फिर इसमें इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि वो संविधान का हिस्सा ही नहीं है। तो यही जो
था वो मुद्दा चलता चला आ रहा था, ठीक है ना। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इसमें कई प्रकार के जजमेंट आए हैं, उन जजमेंट को अपने लोगों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसको लिख लीजिए। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं। इसको आप ऐसे ही बना लेना, ठीक है, जैसे मैंने बनाया था। देखो सबसे पहले आया था बेरुवारी केस, सबसे पहले आया था बेरुवारी केस, बेरुवाड़ी केस ये 1968 में आया था, इसमें आया था 1968 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अगर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं होगी तो प्रस्तावना संशोधनीय भी नहीं होगी। ये बेरुवाड़ी केस की थोड़ी सी मैं कहानी आपको बता देता हूँ। देखो बेरुवाड़ी क्या था, बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में एक जगह, एक प्रांत है बेरुवाड़ी, ठीक है ना। देखो हुआ क्या था, आपको पता है पहले हमारा भारत के दोनों ओर पाकिस्तान था, यानी पश्चिम में भी पाकिस्तान था, पूर्व में भी पाकिस्तान था। पूर्व में जो आज का बांग्लादेश है वही पाकिस्तान था। 1971 के बाद जो था ये पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बना था। तो हमारा जो पूर्वी पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा थी कुछ इस तरीके से थी, गलियारों की शेप में थी, इस तरीके से, ठीक है ना। कैसी थी, गलियारों की शेप में थी। इस तरीके से हमारी सीमा बिल्कुल सीधी नहीं थी, ऐसे थी। ये मान लेते हैं ये तो भारत की सीमा है, ठीक है ना। और ये किसकी सीमा है, ये आपकी बांग्लादेश, ये आपकी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा होगी, इस तरीके से, सॉरी ऐसे, ये पूर्वी पाकिस्तान की सीमा होगी। तो हमारा ये बिल्कुल सीमा कैसी थी, सीमा बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर फेंसिंग करना भी असंभव थी। अगर हम फेंसिंग करते तो इस तरीके से करते। तो 1960 में हमने क्या किया, हमने इस सीमा को सीधा करने के लिए क्या किया, हमने जो पाकिस्तान, जो हमारा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में था वो हमने पाकिस्तान को दे दिया, जो उनका हिस्सा भारत में था वो हमने उनको दे दिया। हमने क्या कर दिया, इस सीमा को ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है ना। इस सीमा को सीधा कर दिया तो ये वाला पूरा हिस्सा कहां चला गया, ठीक है ना। ये वाला पूरा हिस्सा चला गया पूरी पाकिस्तान में, और इधर वाला जो बांग्लादेश की पूरी पाकिस्तान का हिस्सा था ये कहां आ गया, ये हमारे यहाँ आ गया। और जब हमने ये सीमा को सीधा किया तो इसमें एक बेरुवारी जगह थी जो कहां जा रही थी, जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रही थी, ठीक है ना। तो बेरुवारी के लोगों ने क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करा दिया था 1960 में। उसी नाम से ये केस दर्ज है, बेरुवारी केस। बेरुवारी केस में कई जजमेंट आए थे। हम केवल वही प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, उद्देशिका पढ़ रहे हैं, तो उद्देशिका के सेंस में ही हम बेरुवारी केस के रेफरेंस को ले रहे हैं। बाकी जब आप जब भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, तब आप वहां पर भी बेरुवारी केस की चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां पर बेरुवारी केस एक जजमेंट है, ठीक है ना। एक बहुत ही तगड़ा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। तो देखिए बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो प्रस्तावना संशोधनीय भी नहीं है। फिर देखिए आगे क्या हुआ, फिर एक हिस्टोरिकल डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस आया है आपका 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो प्रस्तावना संशोधनीय भी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा केशवानंद भारती केस में, प्रस्तावना संविधान का अंग है तो प्रस्तावना संशोधनीय भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए ये भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है ना। और प्रस्तावना संविधान का अंग है तो प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना में अगर कहीं पर मूल ढांचा आ गया तो वहां पर संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखो एक नई चीज आती है केशवानंद भारती केस में, मूल ढांचे का सिद्धांत। क्या आता है, मूल ढांचे का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
केशवानंद भारती केस में क्या आता है, मूल ढांचे का सिद्धांत आता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना में कहीं पर मूल ढांचा आ गया तो वहां पर संशोधन नहीं किया जा सकता। ये केशवानंद भारती केस में एक बहुत बड़ा जजमेंट था। इसने प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाया और प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये केशवानंद भारती केस में कहा गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि किस केस में ये कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो वेरुवारी केस में कहा गया। किस केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो कौन से केस में कहा गया, केशवानंद भारती केस में कहा गया। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद देखो क्या आया, उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आया। मिनर्वा मिल्स केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें भी क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये 1980 में आया था। ठीक है ना। उसके बाद आया है LIC केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है। उसके बाद आया है SR बॉम्बे केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है। यानी चाहे मिनर्वा मिल्स केस हो, चाहे LIC केस हो, चाहे SR बॉम्बे केस हो, इन सभी केसों में जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, उन्हीं बातों को बस दोहरा दिया गया है। ये कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि वो ऐसे दे सकते, केशवानंद भारती केस दे सकते हैं, मिनर्वा मिल्स केस दे सकते हैं, SR बॉम्बे केस दे सकते हैं और दे सकते हैं वेरुवारी केस। वो ये पूछ सकते हैं इन चारों केसों में से कौन सा ऐसा केस था जिसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो वेरुवारी केस में। या वो दे सकते हैं वेरुवारी ऑप्शन में दे सकते हैं, केशवानंद दे सकते हैं और आपका मिनर्वा मिल्स दे सकते हैं। पूछ सकते हैं कौन से केसों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और प्रस्तावना में संशोधन को भी मान्यता प्रदान की, तो कौन से होंगे, केशवानंद हो जाएगा और आपका SR बॉम्बे हो जाएगा और वेरुवारी केसेस में नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। अब देखो वर्तमान में क्या कंडीशन है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप लिखिए प्रस्तावना की संशोधनीयता से संबंधित वर्तमान स्थिति, हेड डालिए प्रस्तावना की संशोधनीयता से संबंधित वर्तमान स्थिति। इसमें लिखिए केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना की संशोधनीयता से संबंधित निम्नलिखित मत दिए जो आज भी लागू हैं। पहला पॉइंट देखिए प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरा पॉइंट लिखिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा लिखिए यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये आपकी मैंने एक इशू था जो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया। अब कभी भी आपसे इंटरव्यू पैनल में भी अगर पूछ लिया जाए क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया सकता। बस प्रस्तावना में संशोधन एक शर्त पे नहीं किया जाएगा, अगर प्रस्तावना के अंदर कोई मूल ढांचा पाया जाता है। जैसे मूल ढांचा क्या होता है, मूल ढांचा वो होता है जो संविधान की अंतरात्मा है, यानी जिन हिस्सों को आप अगर हटा देंगे तो संविधान की आत्मा ही संविधान से निकल जाएगी। जैसे कि लोकतंत्र है, ठीक है ना, जैसे कि पंथ निरपेक्षता है, ये संविधान के मूल ढांचे घोषित किए गए हैं। लगभग 20 से 25 शब्द जो है संविधान के अब तक मूल ढांचा घोषित किया गया है। जब मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं उनको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे। इंटरव्यू पैनल में भी अगर आप पूछें तो इसको आप अच्छे से इसको आंसर कर सकते हैं। अब आप डालिए नीचे नोट करके, देखिए नोट करके, अभी तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। अभी तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। कौन सा हुआ, देखिए लिखिए, अभी तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976, ऐसे लिखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में उद्देशिका में 4 शब्द जोड़े गए हैं। आप कहेंगे सर अभी तक तो हमने 3 ही पढ़ा था, 4 कौन कौन से हैं? देखिए एक बार यूपीपीएससी से क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए समाजवादी, पहला शब्द जोड़ा गया है समाजवादी, ठीक है ना। दूसरा शब्द जोड़ा गया है आपका पंथनिरपेक्ष, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा जोड़ा गया है अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है ना। समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। देखो यूपीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत के संविधान की 42वें संविधान संशोधन भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, तो कुछ ऑप्शन इस तरीके से थे, 3, 4, ऐसे शब्द देते हैं। ऑप्शन ए पे था 3 शब्द, ऑप्शन बी पे था 4 शब्द, ऑप्शन सी पे था 5 शब्द, ऑप्शन डी पे था 2 शब्द। तो इन्होंने इसको सही ना मानकर इसको सही माना, और जब आयोग से पूछा गया कि आपने इसको सही क्यों माना, तो उन्होंने कहा और शब्द भी तो जोड़ा गया है। तो अगर ऑप्शन इस तरीके से हो 3, 4, 5, 2, तो आप आंसर किसको करेंगे, और को करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन हो, यहाँ पर 7 दे रखा हो, 5 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, तो आप आंसर किसको क्लिक करेंगे, आप आंसर इसको क्लिक करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और लिख लीजिए प्रस्तावना की संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता 4 शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है ना। तो जब प्रस्तावना की संविधान का अंग माना गया बेरुवारी केस 1973 के बाद, तब जाकर ये क्लियरिफाई हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो प्रस्तावना संशोधनीय भी है। और जब संशोधनीय है तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। यानी कि ये शब्द संविधान, ये शब्द जो है वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रस्तावना अच्छे से समझ में आई होगी। प्रस्तावना से संबंधित जितने मुद्दे थे, जितने टॉपिक थे, और जितने एग्जाम के हिसाब से प्रस्तावना की जरूरत थी, उतना मैंने आपको सारा पढ़ाया, ठीक है ना। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई वनडे एग्जाम दे रहा हो, चाहे कोई आयोग के एग्जाम दे रहा हो, वो सभी के लिए ये सारे वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसी हिसाब से आपको ये प्रस्तावना को कवर कराया, लेकिन काफी टाइम लग गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो भी कराया अच्छे से कराया और पूरी ऑनेस्टी से कराया, ठीक है ना। आप भी अच्छे से पढ़िए, पूरी ऑनेस्टी से पढ़िए, आपको जरूर फायदा मिलेगा पॉलिटी में। कम से कम मेरे वीडियो से या नोट्स बनाने से आपको 1-2 नंबर का मार्जिन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा मेरा मानना है, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है, ठीक है। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए, और बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर दिया कीजिए, ठीक है ना। और लाइक वाला बटन भी प्रेस कर दिया कीजिए। ओके, थैंक यू।